नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी मस्त, आनंदित, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपके समक्ष नवंबर माह की क्रोनोलॉजी का अंतिम सेशन लेकर उपस्थित हूँ। और आज के सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं लास्ट बिंदु की, अध्ययन सामान्य ज्ञान की। और इस टॉपिक में अपने चर्चा करेंगे प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में, प्रमुख सम्मेलनों के बारे में, प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में, दिवस के बारे में, सप्ताह के बारे में और अन्य जो सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को एक सूत्र में पिरोने वाले हैं और आसानी से क्रोनोलॉजी को अपनी याद करने वाले हैं। एक भी ऐसा बिंदु नहीं रहेगा जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और वो अपने से वंचित रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप तो लगातार सेशन से बने रहें और इसी जोश और जुनून को बरकरार रखिएगा। दोस्तों, एक बार मैं आपके समक्ष एक सूची उपस्थित कर रहा हूँ जिसमें अपने आज जो अध्ययन करने वाले हैं उसका सारांश उस सूची में निहित है। वह सूची क्या है दोस्तों? यह बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसे मैं आपके साथ टेलीग्राम से साझा करने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल में अपने डाल देंगे। और आज जो अपने चर्चा करने वाले प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, निधन के बारे में, सम्मेलन के बारे में और अन्य जो युद्धाभ्यास है उनकी चर्चा करने वाले हैं। और जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है जैसे तिलापिया वायरस है, हामून है, श्रद्धांजलि है, ये सब क्या है तो इनके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक जानेंगे पहले और उसके बाद में रिकैप करने में बहुत आसानी रहने वाली है सूची के माध्यम से। आइए ज़्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते हैं अपने प्रथम बिंदु की ओर। और आपका अपना प्रथम बिंदु जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वह दोस्तों करने जा रहे हैं त्रिपुरा में और उड़ीसा में हाल ही में नियुक्त किए गए राज्यपाल से। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उड़ीसा और त्रिपुरा में नए राज्यपाल की नियुक्ति 18 अक्टूबर 2023 को की गई। कब की गई है? 18 अक्टूबर 2023 को की गई है। राष्ट्रपति ने तेलंगाना के नेता इंदर सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, किनको? इंदर सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का और रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इंदर सेना रेड्डी ने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में 26 अक्टूबर 2023 को शपथ ग्रहण की और इस पद पर उन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान ग्रहण किया है। बात करें अगर रघुवर दास जी की, तो रघुवर दास जी ने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2013 को शपथ ग्रहण की और इस पद पर गणेशी लाल जी का स्थान लिया है। रघुवर दास जी वर्ष 2014 से 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? तो रघुवर दास जी हैं। कौन है दोस्तों? रघुवर दास जी हैं। अब दोस्तों, इन्हें याद कैसे रखेंगे? याद अपने रखने वाले हैं, वो भी बड़ी शानदार ट्रिक के साथ। दोस्तों, त्रिपुरा की कमान किसे सौंपी गई है? त्रिपुरा की कमान सेना गई है भगवान इंद्र की सेना को। किनको? भगवान इंद्र की सेना को। और उड़ीसा की कमान किन्हें सौंपी गई है? भगवान राम की सेना को। रघु भगवान राम को ही कहते हैं। रघुवर भगवान राम का एक रूप है, नाम है। तो इस प्रकार त्रिपुरा की जो कमान है वो कौन से भगवान को सौंपी है? इंद्र की सेना को। और उड़ीसा भगवान राम की सेना को सौंपी है। इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं भगवान राम और भगवान इंद्र से। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। आदिदम बागजी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य प्रतिनिधि। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदिदम बागजी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि 16 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा IFS के 1995 बैच के अधिकारी आदिदम बागजी ने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध और भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया में और भारत की इस वर्ष सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घटनाओं को अच्छे से संभाला है। और वह इस पद पर इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? तो इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। और अब दोस्तों, तो अपने को जानना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो आदिदम बागजी को। अब अपनी बात ये है कि इसे याद कैसे रखें, तो दोस्तों याद भी रखेंगे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का अगर स्थायी प्रतिनिधि बनने के लिए पूरा जोर लगा दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त होना है तो वो क्या करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन अपने बागजी ऐसे थे कि आधे दम पे ही भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देखो कितने महत्वपूर्ण विषयों में अपने योगदान दिए है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध में उन्होंने अपना योगदान दिया। भारत की कोविड-19 की प्रतिक्रिया में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। और इसी वर्ष सितंबर माह में G20 शिखर सम्मेलन हुए तो उनमें मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की है। इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व के धनी है कौन? आदिदम बागची। और इस प्रकार उन्हें भारत के संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। ये अपने को याद रखना है। अब नेक्स्ट चर्चा करें अमोल मजूमदार की। तो ये कौन है दोस्तों? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये अपने को याद रखना है। याद कैसे रखें? अमोल, नाम में देखो दोस्तों काम छुपा है। नाम में क्या छुपा है? काम छुपा है। अमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता। जूमदार से अपने रखेंगे जिम्मेदार। जूमदार से क्या याद रखने वाले हैं? जिम्मेदार। जिम्मेदार अपने याद रखने वाले हैं कि जिसका कोई मोल नहीं होता उसे ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अमोल होता है। वो अमोल होता है। तो भारतीय महिला क्रिकेट की टीम के लिए क्या किन्हें चुना गया है कि कौन कमान संभाले? अमोल मजूमदार जी। अमोल जिम्मेदार है। तो अमोल मजूमदार जी भारतीय महिला टीम की क्रिकेट की टीम को संभाले, इसलिए इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों कैसी लगी ट्रिक? आशा करता हूँ सभी ट्रिक्स उसी नाम में छुपी अपने और कुछ याद नहीं रख रहे, अन्यथा किसी जानकारी को समाहित नहीं कर रहे हैं कि अन्य कुछ अपने को याद करना पड़े किसी पर्सन को लेकर। अपने उसी नाम से ही ट्रिक क्रिएट कर रहे हैं और ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। एयर मार्शल साधना सक्सेना मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी नियुक्त। डीजी कौन होता है? डायरेक्टर जनरल नियुक्त है। मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस में डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? साधना सक्सेना को। एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस के डीजी 23 नवंबर 2023 को नियुक्त की गई है। एयर मार्शल साधना नायर एयरफोर्स से जुड़ी वह महिला है जिन्हें एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय थी जो सेवानिवृत्त थे। पदोन्नति से पहले साधना सक्सेना बेंगलुरु स्थित भारतीय वायु सेना में प्रशिक्षण की कमान में प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। एयर मार्शल साधना सक्सेना के पति केपी नायर 2015 में इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी के डीजी पद से रिटायर हो चुकी हैं। ये अपने इनके बारे में जानकारी अर्जित की है। अब दोस्तों अपने को याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस के डीजी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया? साधना सक्सेना जी को। कैसे याद रखेंगे कि साधना जी ने सेना की इतनी साधना की कि इन्हें सेना हॉस्पिटल सर्विस का महानिदेशक बना दिया, डीजी बना दिया, डायरेक्टर जनरल। कि साधना जी ने सेना की इतनी साधना की कि इन्हें डीजी बना दिया। किसमें? सेना हॉस्पिटल सर्विस में, सेना हॉस्पिटल में। सेना से याद रखने वाले अपने सेना को क्या किया? सेना के हॉस्पिटल में क्या बना दिया? डीजी बना दिया। तो इस प्रकार अपने याद रख लेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों ट्रिक्स? जानते हैं नेक्स्ट बिंदु को। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर उच्च न्यायालय के प्रमुख नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना अक्टूबर 2023 में जारी की है। दोस्तों इस प्रकार अपने को इतने याद रखना है। मणिपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया हाल ही में? तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को। और अवनीश अरुण और मनूरी इन्हें कहाँ नियुक्त किया है? तो अपने राजस्थान हाई कोर्ट में इन्हें नियुक्त किया है। कहाँ? राजस्थान हाई कोर्ट में अभी 3 न्यायाधीशों को नियुक्त किया है जिनकी चर्चा अपने प्रादेशिक परिदृश्य के माध्यम से की थी। और यहाँ मैं इस जानकारी को लेकर आया हूँ क्योंकि साथ ही साथ अपने रिकैप कर सकें और जानकारी को मस्तिष्क में अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सकें।
भारत लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह दोस्तों क्या करता है, यह प्रसारण के क्षेत्र में मार्गदर्शन और नवाचार करता रहता है। इसीलिए भारत को लगातार पूरा विश्व भारत की इन क्रियाओं से प्रभावित होकर तीसरी बार अध्यक्षता किसे सौंपी है, भारत को सौंपी है। हाल ही में भारत को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। AIBD के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि यह प्रसारण के क्षेत्र में मार्गदर्शन और नवाचार में भारत की क्षमताओं के प्रति दुनिया भर के प्रसारण संगठनों को विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि वह बार बार भारत को कह रहा है, क्योंकि भारत इसमें नवाचार कर रहा है और यह नवाचार पूरे विश्व के प्रसारणों को क्या है, पसंद आ रहे हैं और इस कारण लगातार भारत को इसकी कमान सौंपी जा रही है। ये एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान है क्या, इसके साइलेंट पॉइंट है, जो साइलेंट पॉइंट है उनके बारे में जानकारी अर्जित कर लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1977 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में की गई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। सचिवालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसमें वर्तमान में 44 देश है और 92 सदस्य संगठन है। 26 सरकारी सदस्य देश शामिल है, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण अधिकरण प्रसारक करते हैं। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने वाइस एडमिरल तरुण सोबती की। ये कौन है दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है, तरुण सोबती जी को ये अपने को याद रखना है और इसके बारे में अपने को जानकारी ज़्यादा याद नहीं रखनी। वाइस एडमिरल तरुण सोबती को 1 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पद संभाला गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो भारतीय नौसेना की शोभा बढ़ाने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया, तरुण सोबती को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया, तरुण सोबती को नियुक्त किया गया। क्यों, भारतीय नौसेना की शोभा बढ़ाने के लिए। शोभा कौन बढ़ाएगा, जो जिसको शोभा शोभती है, शोभा देती है या शोभती है। तो इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। तरुण सोबती ने क्या बढ़ा दी, नौसेना की शोभा बढ़ा दी। सोबती से अपने शोभा से याद कर रखे हैं, इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को BRO के 28वें महानिदेशक नियुक्त। 28वें महानिदेशक नियुक्त। BRO क्या है दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में की गई थी। कब की गई थी, 1960 में की गई थी। तो अपने याद कैसे रखेंगे दोस्तों, बॉर्डर पर अगर कुछ जैसे आतंकवादी घुसपैठ होता है तो इसकी सुरक्षा के लिए अगर ऐसी कुछ आपदा आती है, इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है, तो अपने किसका स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं कि ऐसी गतिविधि होने से भगवान बचाए। तो इस प्रकार बॉर्डर पे अपने को क्या कर दिया है, भगवान राम का निवास बना दिया है। भगवान राम का, रघु से भगवान राम को अपने याद रखेंगे और भगवान राम का क्या बना दिया है, निवास बना दिया है कि हे भगवान आप संभालिए। सभी बॉर्डर पर क्या है, भगवान राम को निवास स्थापित कर दिया है। इस प्रकार रघु श्रीनिवास से अपन याद रखेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है वर्तमान महानिदेशक, तो रघु श्रीनिवासन। इस प्रकार याद रखने वाले हैं। भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश के उत्तर और उत्तर पूर्व राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई। अपनी स्थापना के बाद BRO ने 63,000 किमी से अधिक सड़कों का, 976 पुलों में 6 सुरंगों का और 21 हवाई क्षेत्रों का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया है। यह संगठन अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग और उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, भूटान में पारो एयरफील्ड जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजना बनाने के लिए भी जाना जाता है। यह अटल सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, तो ये सभी दोस्तों किसके निहित है, ये BRO के अंतर्गत निर्माणाधीन और निर्माण किए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों अपन ने प्रमुख बिंदुओं को जाना और ये सभी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और अंत में अपने रिकैप के माध्यम से और सभी ट्रिक्स का भी रिकैप करने वाले हैं। आप इसी जोश और जुनून को बरकरार रखें, लगातार बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों ये अपने लिए जो सेशन है वो करंट अफेयर्स के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने कुछ भी ऐसा बिंदु नहीं रखने वाली जो
परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और अपने से वंचित रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो लगातार सेशन का आनंद लेते रहें, सेशन के साथ जुड़े रहें। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त। इंद्रमणि पांडे जी को क्या किया गया? बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद कैसे रखें? बीम निकालते हैं ना, पुशअप बीम निकालते हैं, पुशअप तो होते हैं, और बीम निकालते हैं किसी छड़ के सहारे अपने ऊपर जाते हैं, फिर यूं वर्जिश कर एक्सरसाइज करते हैं। तो बीम कौन निकालते हैं? जो पांडे से अपने याद रखेंगे, पांडे तो मजबूत, तो बीम वही निकालते हैं जो मजबूत होते हैं। तो इंद्रमणि पांडे को क्या किया? बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया। कब? अक्टूबर 2023 में नियुक्त किया गया। और अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है दोस्तों, वह पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। जो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। इसका गठन 6 जून 1997 को किया गया था। सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इस प्रकार अपने बिम्स्टेक के प्रमुख बेसिक तथ्यों के बारे में जाना है। किसके बारे में जाना है? बिम्स्टेक के बेसिक तथ्यों के बारे में। नेक्स्ट अपने लिए दोस्तों सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नए नरेश चुने गए हैं। ये अपने ज़्यादा कोई जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट जानते हैं अक्टूबर 2023 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री कौन कौन है? तो सिल्वेनी बर्टन जो राष्ट्रपति डोमिनिका के नियुक्त किए गए हैं, चोरलाट सल्वई प्रधानमंत्री वनुआतू के, रॉबर्ट वर्नोगे माम्बे को प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट का, और रॉबर्ट फिको को प्रधानमंत्री स्लोवाकिया पद ग्रहण किया है, और रिचर्ड रावालोमना ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मेडागास्कर में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो ये अपने लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। निधन दोस्तों, निधन हाल ही में किन किन प्रमुख व्यक्तित्वों के हुआ है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता का निधन। ये कौन है दोस्तों? शिक्षाविद और लोकप्रिय गायक डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता का वर्ष 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया था, और इनका हाल ही में 23 अक्टूबर 2023 को असम के दिसपुर में इनका निधन हो चुका है। बिशन सिंह बेदी, ये कौन है दोस्तों? ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं बिशन सिंह बेदी, और इन्हें स्पिनर के रूप में जाना जाता था। लेजेंडरी स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 23 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गए, और 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 31 सितंबर 1966 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध तथा वनडे डेब्यू 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के विरुद्ध किया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। MS गिल पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, जिनका निधन 15 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में हो चुका है, और ये 87 वर्ष के थे। पद्म विभूषण से सम्मानित गिल ने 1996 से 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। वह 2004 से 16 तक पंजाब में से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। वह मनमोहन सरकार के समय युवा मामले एवं खेल मंत्री तथा स्टैटिस्टिक्स एवं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में मंत्री भी रहे हैं। 1980 के दशक में पंजाब के कृषि सचिव के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव पुस्तक भी लिखी। ये अपने को ध्यान रखना है। एन इंडियन सक्सेस स्टोरी किसकी है? तो MS गिल की। यह क्या रह चुके? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहितिसारी का निधन 16 अक्टूबर 2023 को हो चुका है, और 2008 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिका की कवियत्री लुइस गुल्लक का निधन हो चुका है। इन्होंने 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। इनकी कविताएं हैं प्राय बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के घनिष्ठ संबंधों पर आधारित थी। ये अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है उनके बारे में चर्चा की है। मोहम्मद शमी को दोस्तों जानेंगे, जिन्होंने गदर मचा रखा था इस वर्ल्ड कप में। मोहम्मद शमी ने क्या मचा दिया था? गदर मचा दिया था। तो प्यूमा इंडिया को प्यूमा का इसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कि नहीं? मोहम्मद शमी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये अपने लिए जानकारी थी महत्वपूर्ण। ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है।
भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र। दोस्तों यह देश का पहला महिला थाना है जिसे ISO प्रमाण पत्र मिला है। देश का पहला महिला थाना है दोस्तों, वैसे नहीं महिला थाना, ये अपने को ध्यान रखना कौन सा महिला थाना है जिसे ISO प्रमाण पत्र मिला है। भोपाल महिला पुलिस स्टेशन को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है और इसमें बच्चों के लिए झूला घर भी है, महिलाओं के लिए दूध पिलाने का कक्ष भी बनाया गया है। ये अपने को बेसिक जानकारी ध्यान में रखनी है। और नवापिंड सरदारण गांव, नवापिंड सरदारण गांव को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 बनाया गया है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो इससे पहले अपने एक जानकारी पढ़ी थी कि गुजरात के धोरेड़ो को भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो वो दोस्तों अपने को ध्यान में रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन जो संगठन है उसके द्वारा उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड दिया गया था। लेकिन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की बात करें तो नवापिंड सरदारण गांव को क्या दिया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है दोस्तों। अगर बात करें अपने ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार की तो अपने चित्तौड़गढ़ में मीनल गांव और अलवर के नौरंगाबाद को ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार से अभी हाल ही में नवाजा गया है। तो इसकी चर्चा आपने प्रादेशिक प्रदर्शन में की थी, लेकिन मैं रिकैप के लिए यहाँ पर इस तथ्य को ऐड किया था कि अपने एक साथ चार महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर सके हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है, तो पंजाब के गुरदासपुर के नवापिंड सरदारण गांव को, और संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संघ द्वारा गुजरात के धोरेड़ो को। यह सम्मान संघ बहनों के उल्लेखनीय प्रयासों का प्रमाण था जिन्होंने अपने पैतृक घरों को कोठी और पीपल हवेली को संरक्षित करने और अपने गांव में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और ये बहनें हैं कौन, 4-5 बहनें हैं, गुरसिमरन, गुरमीत राय, हरमनप्रीत कौर और गीता संघ और नूर संघ। इन सभी को किन बहनों से जाना जाता है, संघ बहनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने अपने गांव को एक पर्यटन गांव के रूप में स्थापित कर दिया है और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। अब जानते हैं दोस्तों प्रमुख दिवस की चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। इस प्रकार ये मुख्य दिवस है जो कब बनाए जाते हैं, 1 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। अब बात आती है याद कैसे रखें, तो दोस्तों इन्हें याद भी रखेंगे कि वर्ध होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी होते हैं, पर इनमें रक्त का संचार कैसे होता है, अच्छा होता है। रक्त का संचार कैसे होता है, अच्छा होता है। तो वर्ध से अपने को रखेंगे वर्धजन दिवस, शाकाहारी से शाकाहारी, रक्त में याद रखेंगे स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। तो 1 अक्टूबर को कौन से होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वर्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण दिवस है वो अपने टेक्स्ट के माध्यम से याद की है। बात करें दोस्तों 2 अक्टूबर की, तो इस दिन तो अपन सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है। कब, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, 2 अक्टूबर को होता है। तो ये अपने महत्वपूर्ण तथ्य जाने 2 अक्टूबर के बारे में। बात करें दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस की, तो विश्व शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस की बात करें 7 अक्टूबर, कपास। तो अब इसे कैसे याद रखें, कपास मैंने क्या है पास, क्या है पास। तो पास कब होगा, जब कोई 7 होगा, तो 7 से अपने याद रखेंगे 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर क्या, कौन है पास या कौन है पास, तो पास तभी होगा जब कोई 7 होगा। तो पास कब होगा, तब कोई 7 होगा। इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है, 8 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। तो अब इसे कैसे याद रखें, तो वायु में क्या कौन सी गैस मिलती है जिसे अपने अर्जित करते हैं, O2 ऑक्सीजन। O2 O को 2 बार लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 8 की भांति लगता है। तो वायु सेना दिवस कब होता है, 8 अक्टूबर को होता है। विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस कब होता है, 9 अक्टूबर। डाक पास वाले को भेजी जाती है क्या, नो, डाक आउट में रहते हैं उसे भेजी जाती है। तो आउट से अपने को याद रखा अक्टूबर, 9 मैंने 9 अक्टूबर। डाक पास वाले को भेजी जाती है क्या, 9, आउट वाले को भेजी जाती है। तो इस प्रकार अपने याद रखने वाली हैं। भारतीय विदेश सेवा कब है, 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों
याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 11 अक्टूबर को। अब अंतर्राष्ट्रीय बाली से याद रखेंगे, बाली एक एक पहनी जाती है, दो दो, एक कान में एक एक पहनी जाती है, तो इस प्रकार एक एक पहनी जाती है और आउटसाइड में पहनी जाती है, एक एक पहनी जाती है और आउटसाइड में, आउट से याद रखें अक्टूबर और एक एक से 11 याद रहने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये अपने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा की। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात करें विश्व पोलियो दिवस, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक बूंद जिंदगी की नहीं दोस्तों, 2-4 बूंद जिंदगी की, 2-4 बूंद जिंदगी, 2-4 बूंद जिंदगी, 2-4 से अपने याद रखेंगे 24, तो 2-4 बूंद जिंदगी की, ठीक है। इस प्रकार अपने को याद रखने वाले। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कब होता है? 24 अक्टूबर को होता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था और संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। ये अपने को बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। और दोस्तों ये तो आजकल सभी को पता ही होना चाहिए, आज के इस युग में, आज के इस डिजिटल युग में सभी को पता ही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब होता है दोस्तों? तो 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस होता है। कब होता है? 29 अक्टूबर को। दोस्तों ये महत्वपूर्ण कुछ स्थापना दिवस है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 98वां स्थापना दिवस कब बनाया? 1 अक्टूबर को। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का 23वां स्थापना दिवस कब बनाया? 1 अक्टूबर को। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना दिवस कब है? 1 अक्टूबर को। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का 95वां स्थापना दिवस 4 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस कौन सा होता है दोस्तों? 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 30वां स्थापना दिवस कब बनाया? 12 अक्टूबर 2023 को बनाया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 50वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 39वां स्थापना दिवस कब बनाया गया दोस्तों? 16 अक्टूबर 2023 को बनाया गया है। तो अब बात करते हैं प्रमुख सप्ताह के बारे में। तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब होता है दोस्तों? 1 से 7 अक्टूबर को बनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर। अंतरिक्ष सप्ताह की बात करें तो 4 से 10 अक्टूबर के मध्य। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह की बात करें तो 4 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य बनाया गया। ठीक है, अपने को दो महत्वपूर्ण याद रखने हैं, वन्य जीव सप्ताह और अंतरिक्ष सप्ताह। विश्व डाक सप्ताह दोस्तों, डाक दिवस कब बनाया जाता है? तो डाक 9 अक्टूबर को, तो 9 तारीख से शुरू होता है, 9 से 13 अक्टूबर 2023 तक विश्व डाक सप्ताह होता है। संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक यह बनाया जाएगा। इस प्रकार अपने प्रमुख सप्ताह की चर्चा की है। अब बात करें प्रमुख पुस्तकों की। प्रमुख पुस्तकें द रिवर स्विंग कोलोजियम टू कोऑपरेशन, यह दोस्तों किसकी है? तो अशोक टंडन की, अशोक जी टंडन की है, रविन्द्रनाथ टंडन की नहीं है, अशोक जी टंडन की है। द रिवर स्विंग ऑफ कोलोनियलिज्म। द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ दोस्तों किसकी है? विवेक अग्निहोत्री की। यह कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अगर लाइफ के लिए बुक लिखनी है ना, लाइफ के बारे में बुक लिखनी है तो विवेक से लिखी जाती है। किससे लिखी जाती है? विवेक से लिखी जाती है। तो इस प्रकार जिसके पास विवेक है, विवेक से ही क्या लाइफ के बारे में पुस्तक लिखी जा सकती है। हर कोई बंदा पुस्तक नहीं लिख सकता क्योंकि उसके लिए विवेक चाहिए। तो विवेक से अपने को याद रखने वाले हैं। द बुक ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? विवेक जी अग्निहोत्री। मैडम कमिश्नर कौन है? मैडम कमिश्नर मीरा चड्डा। मैडम कमिश्नर कौन है? मीरा चड्डा। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स, ये अपने याद रखेंगे, वी रमन और आर कौशिक। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स। टू टाइटल्स किसकी हैं? तो दो बंदों की है, रमन और कौशिक जी की, रमन और कौशिक जी की। रोमन स्टोरीज कहाँ लिखी? झोंपड़ी में लिखी, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी से अपने याद रखेंगे झोंपड़ी। तो रोमन स्टोरीज कहाँ लिखी? झोंपड़ी में लिखी गई। मेमोयर ऑफ ए मोवेरिक, मेमोयर ऑफ ए मोवेरिक। तो मोमेयर ईयर आ रहा है तो इससे अपने याद रखें मणिशंकर अय्यर से, मणिशंकर अय्यर से। इस प्रकार बुक याद रखने वाले हैं। द रिवर स्विंग किसकी है? अशोक जी टंडन की। द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री की। मैडम कमिश्नर मीरा चड्डा। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े रमन आर कौशिक जी की। रोमन स्टोरी कहाँ लिखी गई? झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई। कहाँ? झोंपड़ी में। तो झोंपड़ी से अपने झुम्पा लाहिड़ी याद रह जाएगा। मेमोयर ऑफ द मोमेरिक कौन? मणिशंकर अय्यर द्वारा लिखी गई है।
अब दोस्तों बात करें प्रमुख सम्मेलनों की। 3 बेसिन समिट, ये दोस्तों अमेजन, कांगो और बोर्निया में कांगो दक्षिण पूर्व एशिया के नाम 3 बेसिन पर प्रथम शिखर सम्मेलन कांगो गणराज्य के ब्राज़ाविल में। कौन से बिल में? ब्राज़ाविल में। कौन से बिल में? ब्राज़ाविल में 26 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। ये अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखनी है। एक वैश्विक गठबंधन बनाया था दोस्तों आपस में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, यह दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? तो बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में 15 से 17 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ है। और वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष, ये इसका प्रमुख विषय था। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। और इसमें भाग लेने वाले कौन थे? तो इसमें भाग लिया था वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री भारती प्रवीण, वर्चुअली रूप से इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, 75/25। ये क्या है जो दोस्तों? उद्देश्य है कि 2025 तक उच्च रक्तचाप यानी बीपी और मधुमेह यानी शुगर से पीड़ित 175 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और मानक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। दोस्तों ये एक प्लान चलाया गया है, पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? अपने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रवीण भारती पवार के द्वारा। कौन से सम्मेलन में? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में। दोस्तों ये किसके द्वारा होता है संगठन? तो WHO के। WHO की स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। अब याद कैसे रखें? याद रखेंगे ना? याद रखने वाले हैं 7448 7448 7448। 7 अप्रैल, चौथा महीना 48 यानी 7448। और अगर स्वास्थ्य जीना है तो स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। जीना है तो जीने के लिए क्या कर दी? जिनेवा में इसकी स्थापना कर दी। जीने के लिए क्या करती? जिनेवा में इसकी स्थापना कर दी, क्योंकि जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिनेवा में इसका कार्यालय होना जरूरी है। तो इसलिए मुख्यालय कहाँ रख दिया? जिनेवा में रख दिया। इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। और इसी जोश और जुनून के साथ लगातार बने रहें। अपने बहुत कुछ याद करने वाले हैं और इसको समराइज करने वाला हूँ मैं ओनली फॉर एक स्क्रीन में। एक स्लाइड आपके सामने आएगी और उसमें आज का पूरे सेशन का सार उसके अंदर निहित होगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया 2023 है वो 17 से 19 अक्टूबर को मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन में 30वें संस्करण का उद्घाटन किया। दोस्तों उन्होंने अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण भी किया, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए नीली अर्थव्यवस्था का मूल योजना है। यह शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करेंगे पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में हुआ था और उसके बाद दूसरा हुआ था वर्चुअली रूप से 2021 में हुआ कोविड के दौरान, तो इसे वर्चुअली किया गया था। बात करें 9वां G20 शिखर संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की, तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली की यशोभूमि में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC में इसका सम्मेलन हुआ था। किसका? G20 संसदीय शिखर सम्मेलन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2023 को इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया है वो दोस्तों किसने किया है? तो भारत की संसद द्वारा इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया। ये दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण तथ्य था। भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है, जो कब हुआ है दोस्तों? 11 अक्टूबर 2023 को। कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन की। यह भी दोस्तों कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कब? 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया गया है। धर्मेंद्र जी प्रधान द्वारा किया गया है। दोस्तों इसमें जानकारी अपने के लिए महत्वपूर्ण वो ये है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्र सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। और भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। ये अपने जानकारी को ध्यान में रखना है, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बात करें दोस्तों ऑपरेशन महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की।
हरिमैव। हरिमैव दोस्तों भारत व मलेशिया की सेना अभ्यास है जो 23 अक्टूबर 2023 को मेघालय के उमरोई छावनी में द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमैव का शुरू हुआ। यह अभ्यास 5 नवंबर 2023 तक चलेगा। इसमें अपने ध्यान रखना है कौन कौन से देश के मध्य हुआ है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से याद रखें। वो ट्रिक क्या अपनी कि हरि ने म्याऊं किया। अपने बच्चों को डराते हैं ना, छोटे बच्चों को हम बागड़ी समाज में डराते हैं, म्याऊं आ गया, म्याऊं। म्याऊं किसको बोलते हैं? बिल्ली ने। तो म्याऊं की वॉइस किसकी होती है? बिल्ली की। तो हरि ने म्याऊं किया कहाँ? मलेशिया में जाके। हरि ने म्याऊं किया कहाँ? मलेशिया में जाके। इस प्रकार हरि म्याऊं अपने को याद रहने वाला है। हरि म्याऊं किसके मध्य हुआ? हरि ने म्याऊं किया मलेशिया में जाके। भारत और मलेशिया के मध्य हुआ ये अभ्यास। बात करें चक्रवात की। चक्रवात क्या है? तो दोस्तों मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात ये नौसेना और वायुसेना के मध्य 9 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों के साथ गोवा में संयुक्त वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए चक्रवात चक्रवात शुरू किया गया है। इसमें 8 देश कौन थे दोस्तों? भारत की नौसेना थी और वायुसेना थी, और 8 शामिल देश कोमोरोस, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया थे। इस प्रकार 8 देश है। अपने को याद रखना है भारतीय किसकी सेनाओं के मध्य हुआ? तो चक्कर आया गया किसको? नाविक को। कहाँ? वायु में। चक्कर आ गया जी कहाँ? वायु में। किसको? नाविक को। तो इस प्रकार अपने चक्रवात को याद रखने वाले हैं। चक्रवात किस किस के मध्य हुआ है? भारतीय वायुसेना और नौसेना के मध्य। भारतीय वायुसेना और नौसेना के मध्य। नौसेना नाविक से अपने याद रखेंगे नौसेना, वायु से याद रखेंगे वायुसेना। इस प्रकार याद रखने वाले हैं। कैसी लगी दोस्तों ट्रिक? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और दोस्तों क्रोनोलॉजी को बहुत आसान बना दिया है। क्रोनोलॉजी पढ़ना एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अपने क्रोनोलॉजी इस अंदाज से पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी का हर एक विषय वस्तु को चिथड़े चिथड़े कर देते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति। संप्रीति संप्रीति अपने को इससे पूछा जाएगा संप्रीति युद्धाभ्यास निम्न में से किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। कब? 3 अक्टूबर 2023 को मेघालय के उमरोई में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में 11वां संस्करण शुरू किया गया। तो याद कैसे रखेंगे? देखो दोस्तों संप्रीति होता है ना जिसके प्रति अपनी संप्रीत, यानी संप्रीत होता है सम्मान, प्रीत मैंने चाहते हैं अच्छे तरीके से, उसे हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो बांग्लादेश देखो तीनों ओर से भारत ने समाहित कर रखा है, तो संप्रीति है उसके प्रति, संप्रीति है, उसे अपने अंदर समाहित कर रखा है क्योंकि संप्रीति है, संप्रीति है। तो इस प्रकार बांग्लादेश और भारत के मध्य होता है कौन सा युद्धाभ्यास? संप्रीति। याद रख लोगे ना? तो एक बार जरूर, अगर ट्रिक सभी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से थम्स अप कीजिएगा ताकि मुझे भी और उत्साह हो और मैं आपके समक्ष बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक के साथ उपस्थित होता रहूं और क्रोनोलॉजी का अध्ययन अपने और रुचिपूर्ण तरीके से कर सकें। संप्रति अभ्यास की शुरुआत 2009 में हुई थी। ये असम के जोरहाट से हुई थी। यह अभ्यास 2022 में 10 सफल संस्करण हो चुके हैं और 11वां अब हुआ है। सत्यापन अभ्यास 14-15 अक्टूबर 2023 को द्रंगा फील्ड फायरिंग रेंज असम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करें अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, तिलापिया प्रावो वायरस क्या है दोस्तों? ये दोस्तों तमिलनाडु में फैला है। पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले में वालाजहा के तालाबों में तिलापिया प्रावो वायरस की घटना सामने आई है, जो खेतों में पैदा होने वाली मीठे पानी की मछलियों में प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रही है और उनकी मृत्यु का कारण बन रही है। जो दोस्तों मीठे पानी में जो मछली पनपी है वो वहाँ पर क्या हो रही है? उनकी मृत्यु हो रही है। कौन से? प्रावो वायरस के कारण ये है। इस कारण तिलापिया प्रजाति की मछलियों को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये अपने लिए। अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान हामून की। हामून क्या है? बंगाल की खाड़ी से बना डिप्रेशन 22-23 अक्टूबर को चक्रवात में बदल गया। इस चक्रवात का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस चक्रवात तूफान को हामून नाम ईरान ने दिया है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था तो एक चक्रवाती तूफान था हामून, ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों श्रद्धांजलि की। श्रद्धांजलि क्या है? तो आइए जानते हैं श्रद्धांजलि क्या है। तो दोस्तों यह असम में निर्मित दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में 19 अक्टूबर 2023 को किया गया है। यह असम के गुवाहाटी शहर में बना है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.28 किलोमीटर है। असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर नीलांचल है जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। तो नीलांचल पहला है और श्रद्धांजलि 2 नंबर पर है जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। ये अपने को याद रखना है। और दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, लेकिन इससे पहले रुकिएगा,
पूरे सेशन में आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसे अपन एक सूची के माध्यम से रिकैप करने वाले हैं। वह सूची आपके सामने इस प्रकार है। दोस्तों, अपने महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ा, राज्यपाल में पढ़ा कि त्रिपुरा में किसे कमान सौंपी गई है, तो इंद्र जी की, भगवान इंद्र की सेना को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? भगवान इंद्र की सेना को सौंपी गई है। तो ओडिशा में भगवान राम की सेना को। तो आदिदम से जो अपने भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने वो कौन थे? आदिदम बागची। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि बने कौन थे? आदिदम से बन गए। इस प्रकार अपने याद रख लेंगे आदिदम बागची को। और मुख्य भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? जो अमोल है, और अमोल को जिम्मेदार सौंपी जाती है, तो अमोल मजूमदार। मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस डीजी किसे नियुक्त किया? साधना सक्सेना। साधना ने इस प्रकार सेना की साधना की कि इन्होंने डीजी बना दिया, सेना में ही हॉस्पिटल सर्विस का डीजी बना दिया। मणिपुर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मृदुल जी को। AIBU का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारत को। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे गया है? तो तरुण सोबती जी को। अब नौसेना की शोभा कौन बढ़ाएंगे? तरुण सोबती। नौसेना की शोभा कौन बढ़ाएंगे? तरुण सोबती। BRO के 28वें महानिदेशक। और बॉर्डर पर अपन ने कौन से भगवान का निवास बना दिया है? तो भगवान श्री राम का निवास बना दिया है। किसका? तो भगवान श्री राम का निवास बना दिया है। तो इस प्रकार अपने को याद पर रखने वाले हैं। नाट्य विद्यालय निदेशक किसे बनाया गया है? चित्तरंजन त्रिपाठी को। चित्त में नहीं होता है मन, रंजन में नहीं होता है सुख। तो मन को सुख कौन देता है? अगर अपने गुमी हो जाती है, उदास हो जाते हैं, तो मन को सुख देने के लिए अपनी या तो गाने सुनते हैं या कोई सीरियल देखते हैं। तो इस प्रकार नाट्य विद्यालय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चित्तरंजन त्रिपाठी को। और बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो इंद्रमणि पांडे को क्या कर दिया गया है? बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त कर दिया है। इस प्रकार सभी ट्रिक्स कैसे लगी आपको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और प्रमुख अपने निधन जो व्यक्तित्व थे जिनका निधन अभी हाल ही में, उनके बारे में जाना था। वीरेंद्रनाथ दत्ता के बारे में जाना था, जो शिक्षाविद और लोकप्रिय गायक थे। किशन सिंह बेदी जी के बारे में जाना था, जो क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। MS गिल जी के बारे में जाना था, जो पूर्व मुख्य है चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त थे। लुइस गल्लक जी अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। किसमें? साहित्य में, जिन्होंने 2020 में जीता था, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन। सम्मेलन की चर्चा की थी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कभी कहाँ हुआ है? बर्लिन जर्मनी में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ हुआ है? मुंबई में। और ये क्या है कि सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम माना जाता है। और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन के बारे में जाना, वो भी कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में। और G20 संसदीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में आया हुआ है। हरिम्यू के बारे में चर्चा की। हरिम्यू किस किस के मध्य हुआ है? तो हरि ने म्याऊ कहाँ किया? मलेशिया में जाकर किया। चक्रवात किसके मध्य हुआ है? चक्कर नाविक को कहाँ आया? वायु में आया। तो चक्रवात नौसेना और वायुसेना के मध्य। संप्रीति किसके प्रति है? बांग्लादेश के प्रति। तिलापिया कहाँ फैला है? तो तमिलनाडु के तालाबों में। हामून क्या है? बंगाल की खाड़ी में आया एक तूफान। चक्रवात। श्रद्धांजलि क्या है? दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ पे? जो असम में बनाया गया। पहला कौन सा है? नीलांचल। इस प्रकार आज अपने संपूर्ण जो आप पढ़ा है उसका रिकैप इस सूची के माध्यम से कर लिया है। और यह सूची मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से साझा करने वाला हूं। और दोस्तों, आज का सेशन कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।